नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, आज हम करेंगे बिहार की बात। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन, जो बिहार के बारे में काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं, बिहार की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं। राकेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। तो बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, तुषार गांधी का कार्यक्रम चल रहा है, प्रशांत किशोर और चिराग पासवान में क्या कुछ पक रहा है और अभी आनंद मिश्रा जो भाजपा के रास्ते प्रशांत किशोर की तरफ गए थे, वे लौटकर वापस भाजपा में आ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बिहार में चल रही हैं, चुनाव का समय है और समय बहुत कम है, इसलिए अब लोगों में व्यग्रता देखी जा रही है। हालाँकि बिहार में खेती का समय है, इसलिए जनता में काफ़ी अभी चुनाव को लेकर कोई बड़ा रुझान देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत जिज्ञासा और दिलचस्पी भी नहीं मिल रही है देखने को। लेकिन राजनीतिक दलों में चुनावी फसल काटने की बहुत दिलचस्पी है और इस यही कारण है कि राहुल गांधी से लेकर तमाम तरह के नेता भी आ गए हैं और तमाम तरह की राजनीति भी चल रही है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार में क्या चल रहा है? क्या एसआईआर को लेकर जो चल रहा है मामला, उसका कुछ असर पड़ेगा? राहुल गांधी की यात्रा का कुछ असर पड़ेगा? अभी बिहार की जो स्थिति है, खासतौर से 90 से शुरुआत करेंगे और अब तक जो है बात 20 साल तो एनडीए की सरकार रही है, बीच में मांझी जी भी रहे तो उसी के हिस्से रहे हैं, तमाम चीजें हैं। नीतीश कुमार थोड़ा इधर उधर बदल के, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में रहे हैं। 90 से लालू जी रहे, राबड़ी देवी रही, लेकिन बिहार को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। चाहे लालू राबड़ी का शासनकाल हो या फिर नीतीश कुमार का शासनकाल हो, जी, जो भी नारे गढ़े गए, नारे बदले, उस हिसाब से सरकार बदली, सत्ता बदली, तमाम चीजें होती रही, लेकिन जनता के जो असल सवाल है आज भी, वो कहीं ना कहीं है कि राजनीति जो है अपने से ज्यादा हमारे लिए कब सोचेगी। क्योंकि आप 90 से देखें तो कुल 35 साल में बिहार की राजनीति में पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हो रहा है। लोग आते जा रहे हैं, कोई बूढ़े हो रहे हैं तो उनके बच्चे आ जा रहे हैं, बच्चे भी अगर बुजुर्ग हो गए, बहुत थक रहे हैं तो उनके पोते भी आ गए अब सियासत में। लेकिन जी, जनता का क्या है, जनता के लिए जो लालू राज में सवाल उठते थे, जो हाईकोर्ट के मार्फत कहा गया था, जिस प्रदेश में, जिस संदर्भ में कहा जाए, जिस जंगल राज की बात हो रही थी, आज भले जंगल राज की याद दिलाकर एनडीए के लोग डराते हैं कि भैया हमको छोड़िएगा तो फिर आप मुश्किल में पड़िएगा, जंगल राज आ जाएगा, लेकिन आज की तारीख में जो बिहार में हालात है, तमाम चीजें हैं, कुल मिला के जनता के असल मुद्दों पर चर्चा कौन कर रहा है। आपने बात की नीतीश कुमार की, लालू जी की, चर्चा हो ही गई, भाजपा और तमाम लोग हैं, लेकिन जो चेहरे अभी आप देख रहे हैं, चिराग पासवान हैं, रामविलास पासवान के की विरासत संभाल रहे हैं, प्रशांत किशोर जो बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, तमाम दावे हैं उनके, लेकिन प्रशांत किशोर की जो पृष्ठभूमि है और तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से वे बातें करते रहते हैं, बातें बदलते भी रहते हैं, कहीं एक बात पर स्थिर नहीं रहते। आप उनके भाषणों को देखिएगा, वक्तव्यों को, तो शुरुआत से आप देखते रहिएगा, कभी किसी के प्रति नरमी, किसी के प्रति गर्मी, जो इस तरीके से जो बातें होती रहती है। कभी तेजस्वी को भी सहलाते दिख जाते हैं, लगातार हमलावर रहते हैं, तो कभी एनडीए पर पूरा हमलावर रहते हैं, तो भाजपा के प्रति नरम रुख रखता है, नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, कभी चिराग पासवान की पीठ सहलाने लगते हैं। और खास तौर से उन्होंने जो वादे किए थे कि किस तरीके से हम बिहार को बदलने वाले, हम तो सूत्रधार हैं, लेकिन जी, जिस तरीके से उन्होंने पार्टी का नेतृत्व संभाल रखा है और जिस तरीके से बातें करते हैं, अभी जो गए, जो आईपीएस थे, वो जब उन्होंने पाला बदला है, जो भाजपा के मार्फत आए थे, फिर जनसुराज में थे, बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने जो कुछ कहा है उससे भी बातें बहुत स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि प्रशांत किशोर के, ठीक है, तथाकथित क्या कहिए, अब तो खुले तौर पर आ गए हैं, जो संरक्षक हैं, जो उनको मदद कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं, जो पीछे से पर्दे से अब आए हैं, उदय सिंह होते हैं, पूर्व सांसद हैं, उनकी भी अपनी राजनीति रही है, विरासत रही है लंबी। उनके माँ भी सांसद रही हैं पूर्णिया से, खुद कांग्रेस से उनकी शुरुआत हुई थी, फिर भाजपा में भी आए थे। और सत्येंद्र नारायण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके पुत्र जो पुलिस विभाग में कमिश्नर वगैरह थे, निखिल कुमार, जो बाद में राज्यपाल वगैरह भी बने, तो उनकी जो पत्नी है, इनकी बहन है श्यामा सिंह भी सांसद बनी थी। तो ये जो तमाम चीजें हैं कुल मिला के ना,
तो जनता में जो आप कह रहे हैं ना कि जनता खेती किसानी में व्यस्त है, ऐसा ही है, खेती किसानी है तो चलेगा। बिहार के लोग तो आज की तारीख में बाढ़ से भी आधा इलाका हलकान है, परेशान है, तमाम चीजें हैं। तो जनता को इसलिए बहुत दिलचस्पी और बेचैनी नहीं है कि उनको समझा परखा है कि भैया ये लोग आपस में ही निपट रहे हैं, मेरे पास तो अब जो रास्ता दिखेगा वही करना है। अब भाई अब एनडीए को चुने कि लालू जी को चुने कि प्रशांत किशोर को चुने, चेहरे हर एक वही है घूम फिर के। कौन कहां से आयात निर्यात होके कहाँ गया है कुछ था पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए जो बेचैनी राजनीतिक दलों की है वो दिख रही है, जनता की बेचैनी खुले तौर पर नहीं दिख रही है। लेकिन इसका मतलब मैं जो देख रहा हूं उसमें यह नहीं मानी, जनता इन लोगों से ज्यादा बेचैन है और सोच रही है कि इन तमाम लोगों को किस तरीके से सबक सिखाया जाए। ये हमको जो दिख रहा है तस्वीर उसी में है। इसीलिए आप राहुल जी की यात्रा को देख लीजिए, अभी तुषार गांधी यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर लगातार लगे ही हुए हैं। लेकिन कुल मिला के जो कवायद हो रही है वही जो मैंने कहा, जनता के मुद्दे गायब हैं। भाई SIR का जो भी मुद्दा जो है तमाम चीजें हैं, ठीक है, क्या गलत हो रहा है सही हो रहा है उसका एक विश्लेषण अलग हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता को अपने अधिकार की चिंता तो है ना कि भैया एक वोट की ताकत ही मेरी ताकत है, जो भी हमारे वोट के हरण करने की कोशिश करे या हमको वंचित करने की कोशिश करे। तो जनता का वही सबसे बड़ा हथियार है। तो जनता क्यों चुप बैठी है, जनता क्यों नहीं सड़क पर उतर जाती है, तमाम चीजें उसके लिए राहुल गांधी को क्यों कसरत करनी पड़ रही हो तेजस्वी यादव को। इस क्रम में आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव के बड़े भाई होते हैं तेज प्रताप, वे अभी नाराज चल रहे थे, उनको कुछ पारिवारिक विवाद वगैरह के कारण जो बातें हुई, उन्होंने अलग पार्टी बना ली और उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि तमाम चीजें। उन्होंने भी खुले तौर पर कहा है कि भैया बिहार का मुद्दा आज की तारीख में यह नहीं है, बिहार का मुद्दा बेरोजगारी है, बिहार का मुद्दा पलायन है, बिहार का मुद्दा शिक्षा की बेहतरी है। क्योंकि सिर्फ स्कूल खोल देने से और शिक्षक को बहाल कर देने से बातें नहीं हो रही है, वहां जो कुछ चीजें हो रही है, सवाल नौकरशाही के हावी होने का है शासन पर। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने से और जनता का वोट हरण हो रहा है तो जनता को चिंता है ना, जनता खुद सामने आ गई। जो तमाम चीजें हैं ना, तो कुल मिला के जनता में कोई विश्वास नहीं जगा पा रहा है, यहाँ स्थिति है। इसीलिए जनता में हलचल नहीं, ऊपरी तौर पर नहीं देखी जा रही है, भीतरी तौर पर तो हलचल ही है। जी तो ये, लेकिन ये जो यात्रा जो राहुल गांधी की निकल रही, पहले दिन यात्रा हुई तो खबरें आई कि भीड़ नहीं जुटी थी, लोग सोने लगे। अभी यात्रा उनकी कैसी चल रही है, कोई असर होगा कि नहीं इन यात्राओं का? अभी जो बिहार में माहौल है जिस तरह का, उसमें तो अब प्रशांत किशोर भी बहुत दिन से लगे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अब उनसे उनको भी अपने आप को ईमानदार और दूसरे को चोर बता रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि वे दूसरे केजरीवाल बन गए एक तरह से, कि उनको अपने अलावा हर आदमी जो है बेईमान ही दिखाई देता है। तो इसका क्या असर होने जा रहा है? और दूसरी तरफ जो एनडीए का खेमा है, जो बीजेपी जेडीयू का खेमा है, उधर कैसी तैयारी है? इन सब बातों पर जरा हमें बताएं आप। देखिए, कुल मिला के जो SIR के मुद्दे पर जो अभियान चला है कि वोट चोरी का जो अभियान है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें देखिए बातें हैं कि अगर असल मसला बोले भीड़ जुटने का, हो क्या रहा है कि आप अभियान अगर चला रहे हैं और आप जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं उसमें है कि एक बिहार से चूंकि SIR की शुरुआत हुई है तो बिहार एक केंद्र बना हुआ है, लेकिन इसका देशव्यापी असर होना है, तमाम चीजें होनी। लेकिन आप जहां से अभियान की शुरुआत और जिन रास्ते का चयन करते हैं, जिन जिन क्षेत्रों से होकर गुजरने की बात आप कर रहे हैं, वहां मकसद तो ये नहीं होता है कि आपको वोट चोरी रोकना है, तमाम चीजें हैं। उस क्षेत्र में अपने लोगों को, जो अपना प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, तमाम चीजें हैं। तो जब प्रभाव क्षेत्र के इलाके में जाएंगे और मुद्दों से अलग जब यह संदेश पार्टी के नेताओं में जाएगा, कार्यकर्ताओं में जाएगा कि भैया ये तो पूर्व चुनावी तैयारी ही हो रही है, इसको कोई जनता के असल मुद्दे जो ठीक है वोट चोरी के मुद्दे से नहीं लेना देना, ये लोग अपनी सेहत दुरुस्त करने में लगे हुए हैं जी। तो तमाम जो टिकट के दावेदार होंगे, जो पार्टी की खेमेबंदी होगी, तो तमाम चीजें सामने आएंगी और उसका असर दिखेगा। तो सासाराम में दिखा था, अब वो प्रदेश अध्यक्ष का इलाका होता है राजेश राम जी का, तो अब वहां उनके भी तो तमाम है प्रतिद्वंदी और तमाम चीजें हैं, बातें हैं, राजद के भी जो दावेदार हैं। तो ये तमाम लोगों के कारण और धीरे धीरे उन्हीं
राष्ट्रीय यात्रा गुजर रही है क्रम से, जहां कांग्रेस और राजद का प्रभाव क्षेत्र है, तो उस हिसाब से बातें हो रही है। तो अब असर कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जनता को इन हवाई मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बड़ा सवाल हो रहा है एसआईआर के मुद्दे पर कि कथित रूप से विपक्ष का आरोप है कि ये भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम हो रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से, और उसमें कोशिश है कि जो हमारे समर्थक वोटर हैं उनको किनारे कर दिया जाए, खासतौर से दलित पिछड़े अल्पसंख्यक की बात हो रही है। तो जैसे राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि 65 लाख वोटरों के नाम जो है वो काट दिए गए, तो आखिर अगर इतनी बड़ी संख्या में नाम काटे जाएंगे तो जनता के अंदर तो रिएक्शन होगा, आखिर वो 65 लाख लोग चुप क्यों हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इससे भी ये लग रहा है कि कोई ये क्या सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है या सचमुच इसमें कोई गंभीरता है? अगर गंभीरता होती तो 65 लाख की जो संख्या है वो कम संख्या तो नहीं है, तो आखिर वो लोग क्यों नहीं बोल रहे, वो लोग सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? मैंने आपको कहा ना कि जो विपक्ष का आरोप है कि ये भाजपा प्रायोजित का अभियान चल रहा है, ये विपक्ष को कमजोर करने के लिए, उनके वोटों की संख्या कम करने के लिए, वोटरों की संख्या कम करने के लिए। लेकिन इसका दूसरा संदेश यह भी हो रहा है कि अगर यह भाजपा का प्रायोजित अभियान है तो अगर दलित वोटर कट रहे हैं, अल्पसंख्यक कट रहे हैं, पिछड़े कट रहे हैं, तो हकमारी उन दलों की भी होनी है जो एनडीए के साथ हैं। चिराग पासवान को भी क्षति होगी, उपेंद्र कुशवाहा को क्षति होगी, यह भी चीज समझने की जरूरत है। तो बेचैनी तो इधर भी है, तो इस बेचैनी का इजहार जो है आप इस तरीके से समझाने की कोशिश करिए तर्कों के सहारे ना। अब अगर आप बता रहे हैं कि किसी वोटर का नाम कट गया, अगर मेरा नाम कट जाए तो अगर हम 2 जगह वोटर है तो कटना स्वाभाविक, और पुनरीक्षण तो चलता रहता है ना। हम मान लिया कि पराजित हो सकता है, हमको उस पर उनके आरोप को खारिज नहीं करना है किसी के, लेकिन जो एक स्वतः प्रक्रिया चलती है वो तो प्रक्रिया है कि मरे लोगों के नाम कट ही जाएंगे, या फिर जो कहीं 2 जगह नाम है, वो तो पुनरीक्षण हर चुनाव से पहले होता है। अब तर्क इसमें अलग रह जाए कि भाई लोकसभा में हुआ था तो फिर अभी यहाँ क्यों कराने लगे, अरे हर एक चुनाव से पहले होता है। और इस चुनाव से पहले क्या है, तो सालों भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो हर एक साल बीएलओ घूमते रहते हैं, घर घर जाते रहते हैं, उसमें कितनी ईमानदारी से जाते हैं नहीं जाते हैं। तो इसके लिए कायदे से अभियान यह चलना चाहिए था जो उससे फायदा भी होता, वोटरों को भी फायदा होता, वोटर भी जगते, सामने आते कि भैया आप ये अभियान घूम घूम करके भाषणबाजी करने के बजाय आप अपनी पार्टी की टीम को लगा करके घर घर गांव गांव जा करके लोगों से मिल करके कि भैया आपका नाम कट गया, कैसे कट गया, आप जिंदा हैं तो मर गए तो कैसे मारा बता रहा है, फिर से उनका फॉर्म भरवाइए, तमाम चीजें करिए, डेट है, तब जाके वहां स्थिति सुधरेगी। मैंने कहा ना कि जनता में राजनीतिक दलों को लेकर कोई उत्साह नहीं है, और सवाल व्यापक पैमाने पर है कि एसआईआर भाजपा प्रायोजित तथा कथित कार्यक्रम है, तो उससे घाटा सिर्फ विपक्ष माने आरजेडी कांग्रेस को ही नहीं होना है, ये होना है तो तमाम लोगों को होना है। और इससे यह भी संदेश है कि स्वाभाविक है कि एक संदेश जाता है कि भाजपा नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान हनुमान बने थे, इस समय चिराग पासवान बनने के लिए तैयार ही हैं, चाहे जिस रूप में है। फिर प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, जो कहा जा रहा है भले अब इधर आके आक्रामक हुए हैं। तो संदेश इस रूप में फैलाने की जरूरत थी, लेकिन हमको जो लग रहा है ना कि यूपी के तर्ज पर जो है ना, जो संविधान यात्रा जो पिछले लोकसभा चुनाव में चला था और किताब दिखा करके तमाम चीजें, और लोगों में एक संदेश गया भी था जो अच्छा रिजल्ट हुआ था, तो इन लोगों को लग रहा होगा कि इसी तरीके से कुछ रास्ता निकाल ले। लेकिन हमको जमीन पर इसका बहुत असर होता नहीं दिख रहा है। व्यक्तिगत रूप से हो सकता है किसी असहमति भी हो। जी, चिराग पासवान जो भूमिका उन्होंने 2020 में निभाई थी नीतीश कुमार के लिए, एक बार फिर वो उसी मूड में दिखाई दे रहे हैं कमोबेश। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी नीतीश कुमार को ही टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से उनको शामिल हुई है। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, चिराग पासवान कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। जो सियासत होती है ना, तो सियासत की अपनी मजबूरी भी है। चिराग पासवान, देखिए आप रामविलास पासवान की राजनीति को देखिएगा बहुत गौर से,
तो आपको लगेगा कि चिराग पासवान की राजनीति में बहुत कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि पुत्र ही हैं और वहीं से सीखे हैं, सब तमाम चीजें हैं। रामविलास पासवान जी क्या करते थे कि पहले था कि खुद सुरक्षित हो, भाई बंधु को सुरक्षित कर लो, और फिर कहीं कुछ बटने लायक हो तो दे दो अपने आजू बाजू के लोगों को। अब इनका भविष्य सुरक्षित है, ये खतरे में थे तो जब इन्होंने रामविलास जी के रहते स्टैंड लिया था। रामविलास जी का उस समय निधन नहीं हुआ था जब इन्होंने पार्टी अध्यक्ष बन गए थे, तो इनका फैसला था। कोई रामविलास जी का हो सकता है भीतर से सलाह दिए हो तमाम चीजें, लेकिन पार्टी अध्यक्ष के रूप में इनका फैसला था। अब देखिएगा कि पशुपति कुमार पारस का आरोप था कि भैया ये देश का इकलौता पार्टी है जो एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, एक ही आदमी राज्य अध्यक्ष भी है, एक ही आदमी संसदीय दल का नेता भी बना हुआ है, तमाम चीजें जो आरोप था। तो अब कम से कम बाजी पलटी, नरेंद्र मोदी के हनुमान बन के उन्होंने पशुपति कुमार पारस को किनारे किया। अब उस राजनीति को बड़ी स्पष्टता से अगर देखिएगा तो बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। खुद जमुई से बदल के आ गए हाजीपुर, ठीक है, पिता की सीट थी, जमीन थी, तो ठीक है उनका कब्जा हो गया। जमुई खाली हुई तो जीजा चले गए। उसके बाद जो 3 सीटें बची तो एक अशोक चौधरी के पुत्री के पास चली गई, जो उनके पार्टी के सदस्य थी भी कि नहीं हमको नहीं पता, आरोप तरह तरह के लगे और अभी लगते रहे, जो प्रशांत किशोर ने भी पिछले दिनों लगाया था कि कितना पैसा में बेच दिए, खरीद लिए, तो नहीं पता। खगड़िया से भी जिनको उम्मीदवारी दी गई उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन वही धनबल वाले ही थे। जब उनका यह आरोप रहा कि पशुपति कुमार पारस ने हमारी पार्टी को कमजोर किया और तमाम लोगों को तोड़ लिया, तो सूरजभान, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई जो नवादा से सांसद थे, वो सीटें तो आपने भाजपा को दे दी, लेकिन वैशाली सीट की जो बीना देवी सांसद थी उन्होंने भी तो पशुपति कुमार पारस का साथ दिया था, तो आप उनको क्यों टिकट दिया? तो इन चीजों से ठीक है, हो गया उनका अपना काम। उसके बाद का देखिएगा तो एक जीजा से उनका मतभेद है, जो रामविलास पासवान जी की 2 पत्नी थी, हैं ही हैं, तो एक से अपने भाई बहन हैं, दूसरे से वहां 2 बहनें हैं, तो एक से मतभेद है, तो राजद में है। और जो कुणाल जो साथ में थे तो उनको बनाया अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, तो वहां भी सेट हो गए। अब इनकी जो भूमिका है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें झटके, क्योंकि जो भी साथ जुड़े हुए लोग हैं, अब इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजू तिवारी हो जाए, सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे हैं, ये लोग जो लगे हुए हैं समय से, लंबे समय से तमाम चीजें, तो इन लोगों के लिए भी तो सीट चाहिए, और हर एक स्तर पर जो चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं ज्यादा सीटें मिलती है तो जो हमको बातें रामविलास जी की सियासत से तुलना करके समझ में आ रही है, क्योंकि रामविलास जी को बड़ी करीब से देखे हैं, पारिवारिक भी संबंध रहा और पत्रकार के रूप में भी हमने 2005 में तो बैठे देखा है कि किस तरीके से उन्होंने खेल कर दिया था, राष्ट्रपति शासन लगा था, तमाम चीजें। उनकी सर्वाधिक सीटें उस समय जीती थी उन्होंने 2005 के पहले चुनाव में जी, जो सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन था। तो है कि नहीं तो फिर सब सीटों पर चुनाव लड़ो, उससे क्या होगा कि जो अपना पार्टी चलाने का होता है कारोबार, हिसाब किताब सब विभिन्न तरीके का, और जो होता है उस तरीके से बातें हो जाएंगी, लोग भी जुड़े रह जाएंगे। अब भले एक ही सीट जीते, जब पिछले 2020 में एक ही सीट जीते थे जो चला गया था, वो नीतीश कुमार जी के पास विधायक जी भाग गए थे, तो भाग भी जाएंगे तो मेरा क्या जाना है। तो उनका संदेश अर्थ ही होता है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। इसीलिए आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर भी तरीके से उनके पीठ पर हाथ रखते रहते हैं, वो जानते हैं कि क्या परिस्थिति बने नहीं बने, कहां जाएं, क्योंकि उनको पता है खेल बिगाड़ना अंततः नीतीश कुमार का ही है। वो चाहे प्रशांत किशोर की कोशिश हो या चिराग पासवान की कोशिश हो, क्योंकि चिराग पासवान के जेहन में एक बात होगी सर, और होता है, मानव स्वभाव भी है, क्योंकि रामविलास जी अगर बिहार की राजनीति में बहुत नहीं बन सके और उनको बार बार यह कहना पड़ा, असफल कोशिश के बाद अघोषित रूप से लोग समझते थे कि क्या, वो बोला कि नहीं अरे हम तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हम कहां बिहार में आएंगे मुख्यमंत्री बनने। लेकिन सच्चाई यह है कि उनके राह की बड़ी रोड़ा तो नीतीश कुमार ही थे ना, लालू प्रसाद जब कमजोर हुए और तमाम चीजें हुई,
तो जो कहीं ना कहीं कुछ बदले जैसी भी कुछ बात है, और ये चीजें तो परिलक्षित होती ही रहती है जब वो हमला करते हैं। तो कुल मिला के चिराग पासवान की राजनीति यही है, और हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ भले वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सब करते रहते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य तो सुरक्षित है ही ना। बिल्कुल जी। दो और कैरेक्टर है, तेज प्रताप है, वो अपना अलग डफली अलग राग बजा रहे हैं, अपनी पार्टी बना लिए हैं। जी। क्या करेंगे नहीं करेंगे तो भविष्य बताएगा, लेकिन बयानों से थोड़ा कभी कभी असहज जरूर करते हैं तेजस्वी यादव को। और दूसरे अभी दो लोग, अभी आनंद मिश्रा शामिल हुए बीजेपी में, और एक आशुतोष कुमार हैं, जिनके बारे में उनके ही समाज से काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ये सब चुनावी फसल का समय है, तो अब अलग अलग लोग दूसरे का खेत में पहुंचेंगे ही कुछ फसल काटने के लिए। लेकिन क्या इसका कोई व्यापक असर दिखाई दे रहा है आपको? आज तो बयान भी आया है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का कि आनंद मिश्रा को बक्सर से टिकट नहीं मिलेगा। तो अब इन लोगों के साथ भी एक संकट है कि आखिर जब राजनीति में आ गए तो कहीं ना कहीं पैर जमाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन इतना महत्व क्यों मिलता है ऐसे लोगों को बिहार की राजनीति? देखिए सर, जब आनंद मिश्रा, नागमणि, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा और ये आशुतोष हाँ, ये कुमार, नागमणि भी आ गए। आप जो उनके ज्वाइनिंग की तस्वीर थी उसको बड़ी ध्यान से आप देखेंगे तो चीजें भाजपा को भी समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे आप देखिएगा कि एक तरफ विजय सिन्हा, एक तरफ क्या नाम है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अध्यक्ष जी कहाँ थे। और आप जो देखिए प्रशांत किशोर को समझिए, और फिर भाजपा की जो अंदरूनी राजनीति और खेल चलती है, तो फिर समझ में आ गई। तो इन लोगों पर आते हैं फिर कि प्रशांत किशोर हमला जब बोलते हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी तक बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि मेरा लिखा भाषण ही पढ़े थे 14 में क्या किए थे। तो भैया अगर कहा तो यह भी जाता है ना कि भैया अगर आपका भाषण पढ़ के वो प्रधानमंत्री बने तो जो भाषण दिए वो तो सब क्या जुमलाबाजी क्या क्या हो गया जो आरोप लगता है। तो इसका मतलब आप भी जो सब भाषण दे रहे हैं वही सब जुमलाबाजी कर रहे हैं। एक है मतलब जो कहा जाता है राजनीतिक हलकों में जो बातें होती है, ये आक्रामक, ठीक है, उनका नाम ले लेते हैं, चूंकि बड़े नेता हैं तो अपना कैनवस बड़ा करने के लिए बोल दी, अब ठीक है। लेकिन ये हमला बोलते हैं किस पर? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, दिलीप जायसवाल पर जो ये आरोप लगाते हैं, ये आरोप में कितनी सत्यता है, कितनी गंभीरता है, एक पत्रकार के रूप में हमको कहने में कोई हिचक नहीं है। हम लोग माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को जानते हैं, दत्त को क्या मतलब जब से समझते हैं तब से जानते हैं। ये बताते हैं कि उस कॉलेज का क्लर्क कैसे उसका मालिक हो गया, या जो अध्यक्ष हो गया, जो भी होगा, जो ट्रस्ट वगैरह जो होगा। हम आपको व्यक्तिगत रूप से हम अपनी पत्रिका में छपाया विज्ञापन बताएंगे आपको, दर्जनों विज्ञापन, जिसमें जो विवाद हुआ बाद के दिनों में, उस समय जो अध्यक्ष होते थे और तमाम जो पदाधिकारी होते थे, वो माता गुजरी कॉलेज के विज्ञापन में तस्वीरें लगती थी, उनमें दिलीप जायसवाल की तस्वीर भी लगती थी। दिलीप जायसवाल उस समय विधायक नहीं होते थे, वो राजनीति में हाथ पांव मार रहे थे। ये बात हम आपको 96, 97, 98, 99 की बता रहे हैं। तो क्लर्क का कैसे विज्ञापन देता था कोई मेडिकल कॉलेज उसमें तस्वीर लगाने के लिए कि भैया दे दो? तो बात समझने की बात है ना, क्योंकि अल्पसंख्यक कॉलेज था, उसके कर्ता धर्ता अल्पसंख्यक थे, उनको कॉलेज पूर्णिया में चलाना था, तो स्थानीय लोगों को भी तो जोड़ के रखना था। तो इस तरीके से उनका जुड़ाव था। तो ठीक है, हमला के आरोप प्रत्यारोप तो क्या है, वो तो अपना समझेंगे, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोर्ट मुकदमा भी कर रहे हैं, तो उनका विषय है। लेकिन हमलावर दिलीप जायसवाल पर होते हैं, आप हमलावर मंगल पांडे पर होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री पर, आप और दूसरे मंत्री संतरी नहीं दिख रहे हैं जहां पर तमाम चीजें हो रही है, तमाम चीजें गड़बड़ियां हो रही है। तो आप जो टारगेट करें तो भाजपा की अंदरूनी राजनीति भी है ना, तो इस तरीके से समझने की जरूरत है। और भाजपा जो तरजीह मिलने की बात नहीं है, भाजपा को भी तो दिखाना है ना कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है। अब भाजपा की बात करेंगे तो भाजपा की बिहार में जो आज की तारीख में स्थिति है बहुत समझने में नहीं, अब बहुत स्पष्ट है। भाजपा के पास बिहार में कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। अब अलग अलग कुनबे में आप विजय सिन्हा, ठीक है, पुराने भाजपाई हैं,
उसके अलावा तमाम पुराने लोग तो किनारे लगाए जा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी ठीक है प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उप मुख्यमंत्री का ओहदा संभाल रहे हैं। अब सम्राट चौधरी के चेहरे के साथ जब आप मैदान में आते हैं और फिर जब जंगल राज दिखाते हैं और तमाम चीजें होती है, तो फिर वह चर्चा भी तो आएगी ना कि भैया वो जब मंत्री बना दिए गए थे, नाबालिग विधायक बने गए थे, जो आरोप लगा था, तमाम चीजें हुई थी, इतना जो छीछा लेदर हुआ था, तमाम बातें हुई थी, वो लालू जी के साथ थे, इनके पिताजी भी, और तमाम चीजें हुई थी। तो आखिर उस समय कौन सा राज था, कहाँ की उपज है, तमाम चीजें जो हो रही है ना। तो आप जंगल राज से डराइएगा और जंगल राज वाले सामने आपके साथ खड़े होंगे। ऐसे तो दर्जनों चेहरे हैं, नाम तो बहुत गिना देंगे, लेकिन ये प्रमुखता से जो चेहरा है, तो इनका कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। हम लोग देखे हुए एक ऐसे नेता जिनको गांव में अगर 10 लोग कार्यकर्ता पहचानता हो तो कह देंगे जिस आदमी का काम सिर्फ कहीं रिलीज पहुंचाना, तमाम चीजें होती थी, वह कोई बड़े नेता आ गए भाजपा के, दिल्ली से मौर्या होटल में रुके हुए हैं, चाणक्य में रुके हुए हैं, तो बस उनका गेट संभाल लेना है। अब उनके भगत में लग जाना है, तो जो भी आ रहे हैं मिलवाना जुलवाना, तो धीरे धीरे करके कद बढ़ा हो गया। अब आज के दिनों में एमएलसी बन गए, हम नाम नहीं लेंगे, प्रिय नेता हैं, वो तय करते हैं कि किसको भाजपा में शामिल कराया जाए, जिसको नहीं कराया, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं बिहार में, ठीक है, एमएलसी बन गए, तमाम चीजें। तो अब ऐसे लोगों के मार्फत किसी की एंट्री होगी। अब कहने के लिए कोई बता दे कि नरेंद्र मोदी जी से बात हो गई है, अमित शाह ने हरी झंडी दिखा दी, जेपी नड्डा भी नहीं कुछ कह दिया। अब अफसोस का सवाल है। आप देखिए कि पिछले चुनाव में तो साहबुद्दीन की मदद में उनके मैडम हिना साहब के मदद में खड़े हो गए थे। आप अभी राजद, फिर उसके बाद क्या किए कि आप राजद के महिला नेत्री थी, उससे भीड़ गए, भला बुरा कहा, तमाम छीछा लेदर करवाया। और फिर आप आके चले गए भाजपा में, चुनाव भी लड़ चुके हैं। आनंद मिश्रा अति उत्साह में आए होंगे या कैसे आए, उनको तो हम व्यक्तिगत नहीं उतना जानते हैं, लेकिन जो समझते हैं एक विश्लेषण के रूप में आए थे, तो महत्वाकांक्षा के साथ किसी ने वादा कर दिया, जैसा बताते भी है कि बक्सर से उनको टिकट मिल जाएगा। बक्सर से उनको तो टिकट नहीं मिला, अश्विनी चौबे भी कट गए, आके मिथिलेश तिवारी आ गए। अब वहां जब स्थिति विकट हो गई, तब जनसुराज की हवा दिखी तो यहाँ आए। अब यहाँ भी चूंकि अब है तो आईपीएस, कोई प्रशांत किशोर भले अपने को जितना काबिल बतावे, सब कुछ करे, जितना पढ़ा लिखा बतावे, तो भाई आईपीएस और देश का सर्वोच्च इम्तिहान पास करने वाला शख्स तो उसको भी तो नाकाबिल नहीं ही बोलेंगे। अब वहाँ प्रशांत किशोर की राजनीतिक शैली है, कार्यशैली है, तो वहां नहीं जमे, वहां भी उम्मीद नहीं दिखी, तो फिर लौट के चले गए। और वहां तो घोषणा भी कर हो गया कि भैया वो तो हमको टिकट तय हो गया है और तमाम चीजें हैं, अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब नया खबर आ रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। तो अब देखिए कि वो टिकट बढ़ते बढ़ते तक कहाँ रहते हैं। नागमणि की बात स्पष्ट है, वो भी दर्जनों पार्टी घूमे हुए हैं, भटके हुए, ठीक है, उनका लेगेसी है, अपना शहीद जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार के भी दामाद होते हैं, सुचित्रा सिन्हा जो है उनकी पत्नी है, अच्छे सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन वो भी वही है, स्थिति उनकी भी है कि आखिर कुछ करना है, क्योंकि राजनीति का जो कारोबार होता है, अब कोई भी कारोबार हो तो आदमी तो वही करते रहता है, घाटा हो नफा हो, जिस तरीके से, तो उनका वही कारोबार है। ठीक वही समझिए कि जो जैसी आरसीपी सिंह की स्थिति हुई थी कि आए थे भाजपा में, पूरा बदल देंगे नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाते हुए, फिर निकले तो कुछ दिन घर पर आराम किए, मंदिर वगैरह बनाए हुए हैं, तो हाँ पूजा पाठ करके फिर निकले, अपनी पार्टी बनाई, फिर वो पार्टी का विलय कर दिया जनसुराज में। अब राम जाने आज के तारीख में कहाँ है, कुछ सक्रियता नहीं दिख रही है। तो बिहार की सियासत इसी तरीके से चल रही है। और आपने जो तेज प्रताप की बातें कही, तो तेज प्रताप का अपना अंदाज है, रंग ढंग है, और उनके भी मन में तो कहीं ना कहीं कुछ पीड़ा है ही है, जो आमतौर पर लोग समझता भी है, क्योंकि बड़े भाई हैं। और लालू प्रसाद की अगर 9 संतानें हैं, तो 9 संतानें के पीछे जो कहा जाता है ना, परंपरागत रूढ़िवादी विचार जैसा कि भाई एक पुत्र भी जरूरी है, तो इस तरीके से कई लड़कियों के बाद 2 पुत्र, और बड़े पुत्र को आगे नहीं करके पीछे को आगे करना, और ये तमाम चीजें, तो कहीं ना कहीं भले वो बोलते नहीं है, लेकिन मन में तो पीड़ा होती है, टीस होती है, वो उमड़ती है। और फिर उनकी घर में भी जो राजनीति के कई कई केंद्र हैं, लालू प्रसाद जब कमजोर हुए हैं,
एक वक्त सबकी सीमा होती है, बीमार भी हुए हैं, तमाम चीजें हैं, भले घूमते फिरते हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि पुत्र को कम से कम मुख्यमंत्री देख ले। लेकिन अब घर में मीसा भारती है, बड़ी बहन है, अब चूंकि बड़ी बहन है तो स्वाभाविक है, सबको उन्होंने देखा है सत्ता की शुरुआत से तमाम चीजें, तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, तो ठीक है वो तो सांसद बन गई। अब उनके हस्बैंड होते हैं शैलेश कुमार, अब उनको भी चुनाव लड़ना है। रोहिणी आचार्य को तो छपरा से टिकट दिलवाया भी था, अब उनको विधानसभा में समायोजित को, तो अलग अलग जो सत्ता के केंद्र बने हैं ना जिस तरीके से, तो उस तरीके से वहां बेचैनी है। अब रोहिणी आचार्य को तो टिकट मिला ही था छपरा से, चुनाव हार गई, अब उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ना है। और कुल मिला के जो पारिवारिक जो विवाद वगैरह होता है, जो आप तेज प्रताप की जो बातें देखते होंगे, जो पिछले दिनों फोटो वगैरह वायरल हुआ था, और जो दरोगा प्रसाद राय की पौत्री से शादी हुई थी, जिनका विवाद हुआ चल रहा है तलाक उलाक का, उसमें भी जो बातें हैं बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप की माने सहमति के बगैर ही होता है ना, पारिवारिक दबाव की जो शादी और तमाम चीजें होती है, और सब इसका जो असर है तो है। और तरीके से सब लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि मीसा भारती बड़ी हैं तो ठीक है, तेजस्वी भले मुख्यमंत्री बने या कुछ हो, लेकिन उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है, तो खुलकर के सामने नहीं आती है तो ठीक है, चलो एक भाई की पीठ पर हाथ रखे, जैसा कहा जाता है। अब तो भीतर घुस के कोई गवाही नहीं दे सकता, लेकिन जिस तरीके से बातें हैं वही है। और आप देखिए ना, आप साधु यादव को देख लीजिए, सुभाष यादव को देख लीजिए, जो आदमी लालू प्रसाद की क्या बोलते हैं, उन्हीं के ताकत के समय में उनके बिना कुछ बिसात नहीं था, उन लोगों की कोई औकात नहीं थी। हम तो देखे विधानसभा विधान परिषद के साधारण कर्मचारी थे, वो भी लालू प्रसाद जी की कृपा थे, सुभाष साधु नहीं थे। उनके एक भाई प्रभुनाथ यादव ने भी हाथ पांव मारा, चुनाव उनाव लड़ा, लेकिन लालू जी ने अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन सालों के लिए तो काफी कुछ किया। और वो लोग जब आंख दिखा रहे हैं और वहां जब विवाद होता है, तो आप देखते हैं कि साधु यादव आके तेज प्रताप यादव की पीठ पर हाथ रखते हैं, बोलते हैं कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, ठीक नहीं है कि भाई उसको। तो इस तरीके की जो बातें हैं ना, तो इसको भी बड़ी समझने की जरूरत है। तो लड़ाई भले आप जिस तरीके से SIR ले चलिए, कुछ ले चलिए, लेकिन पार्टी के अंदरूनी स्तर पर जो निपटना है, ये बड़ी चुनौती है, और इन सबों से भी चुनाव परिणाम प्रभावित होगा ना। अगर तेज प्रताप ने कुछ नहीं किया, और चुनाव के समय तो उम्मीदवारी की जरूरत सबको होती है, जिसका टिकट कटेगा इधर उधर भागेगा, कहीं कोई बैनर नहीं मिलेगा तो तेजू भैया जिंदाबाद हो जाएंगे, तो कुछ नहीं हो जाएंगे, तो तेजू भैया का वोट नहीं हो, भले उस आदमी का तो वोट होगा जो उम्मीदवार बनेगा, तो क्षति किसको होगी। तो ये सब व्यापक स्थिति है जी। तो चलिए, कुल मिला के अभी स्थिति यही है कि दलों में काफी अभी खींचतान चल रही है, उनके अंदर भी काफी खदबदाहट है, और अभी बिहार की जनता जो है देख रही है, अंदर अंदर खदबदा रही है। अब उसका जो रुझान होगा वो तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन बिहार की राजनीति में भी नया कुछ न कुछ रोज घटता रहेगा, और हम आपके साथ बात करते रहेंगे। राकेश जी, आपने समय दिया हमें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग अभी लगातार बात करेंगे, बिहार चुनाव तक कोशिश करेंगे कि नई चीजें जो है, जो पर्दे के पीछे की चीजें हैं, वो आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को पता चले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिहार के ताजा अपडेट के लिए और बिहार की राजनीतिक चर्चाओं के लिए हमें लगातार देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।